हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जहाँ पे भी हो, जब भी आप लेक्चर देख रहे हो। हम लोग हैं हमारे आईटीसी चैप्टर के समाप्ति की चरण सीमा पे। आज इस चैप्टर को हम समाप्त कर देंगे, ऑफ कोर्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ थियरी। एंड हमने बीच में एक सम भी सॉल्व किया जो कि इम्पोर्टेंट सम था। इसके बाद ये चैप्टर थियोरेटिकली ख़त्म हो जाता है, लेकिन हम जैसे कि हमने प्लान किया था, हम बहुत ही जल्द इसी चैप्टर का जो टेस्ट और नॉलेज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनका भी सॉल्यूशन लेके आ रहे अलग से एक सेपरेट लेक्चर, सेपरेट वीडियो में। फिलहाल हम बात करते हैं लास्ट पार्ट पे। लास्ट पार्ट बात करता है आईएसडी के बारे में। आईएसडी मतलब इंटरनेशनल कॉलिंग की बात यहाँ पे नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर की। क्या है सर इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर? देखो, समझने का प्रयास करते हैं इनकी भाषा में, फिर अपनी भाषा में। ISD इज बेसिकली एन ऑफिस मेंट टू रिसीव टैक्स इनवॉइस टुवर्ड्स द रिसीट ऑफ इनपुट सर्विसेज एंड डिस्ट्रीब्यूट द क्रेडिट टू ऑफ टैक्सेस पेड ऑन सच इनपुट सर्विसेज टू सप्लायर यूनिट्स हैविंग द सेम पैन प्रपोर्शनेटली। समझा कुछ क्या? नहीं, ऐसे समझ जाता तो सर आप जैसे लोगों की ज़रूरत ही क्या थी। ध्यान से सुनो। कई बारी कैसा होता है ना कि एक हेड ऑफिस होता है और वो हेड ऑफिस ही सारे डिसीजंस लेता है कि कौन से एसेट खरीदने हैं, कौन से गुड्स खरीदने हैं, कौन से रॉ मटेरियल खरीदने हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अच्छा, अब वो सिर्फ खुद के लिए डिसीजन नहीं लेता है। सपोज उनकी पूरी इंडिया में बहुत सारे ब्रांचेज हैं, वो सभी ब्रांचेस के लिए, सभी ऑफिसेस के लिए वही डिसीजन लेता है। अब हमको पता है कि जीएसटी में रजिस्ट्रेशन इज़ नेवर सेंट्रलाइज, इट इज़ स्टेट वाइज। हर स्टेट में आपका एक जीएसटी रजिस्ट्रेशन होता है। अगर आपका उस स्टेट में ऑफिस है तो सपोज मेरे ऑफिस 10 स्टेट में है तो मेरा 10 रजिस्ट्रेशन होंगे। ऑफकोर्स सिंगल स्टेट में भी 10 नंबर ले सकता हूँ मैं। अगर सिंगल स्टेट में भी अगर मेरे 5 ऑफिस है तो मैं 5 रजिस्ट्रेशन करवा सकता हूँ, सेपरेटली अलाउड है। करूँ ना करूँ मेरी मर्जी, लेकिन अगर मैं दूसरे स्टेट जाता हूँ तो रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है हर स्टेट में सेपरेटली। ओके, एनीवे, सिंपल फंडा है कि मेरे मल्टीपल ऑफिसेज हैं, मैं हेड ऑफिस हूँ। अब मैं ही सब कुछ खरीद रहा हूँ। एक बात बताओ, हेड ऑफिस तो सिर्फ माल खरीद रहा है, तो बिल किसके नाम पे बन रहा होगा? हेड ऑफिस के नाम पे। तो आईटीसी भी किसको मिलेगा? हेड ऑफिस को। अरे लेकिन हेड ऑफिस तो माल बेच ही नहीं रहा है। हेड ऑफिस, अब सपोज 4 ऑफिस, मेरे 4 ब्रांच वालों ने बोला, हर ब्रांच ने कि हमको फर्नीचर चाहिए या हमको XYZ कैपिटल गुड्स चाहिए। मैंने लेके उनको दे दिया। गुड्स यूज़ कौन कर रहा है, मैं कि वो? तो मेरे पास तो वो गुड्स है ही नहीं, तो मैं क्या करूँगा इस आईटीसी का? अच्छा, जो 2A का सिस्टम है गवर्नमेंट का, 2A और 2B का, वो भी कहाँ पे आएगा? हेड ऑफिस मैंने परचेस किया तो मेरे नाम पे आएगा। अरे बट मैं तो कुछ सेल ही नहीं करता हूँ, तो वो आईटीसी का अचार डालना है क्या अपने को? नहीं ना। इसके लिए डिपार्टमेंट ने, लॉ मेकर्स ने समझा इस बात को कि बड़े बड़े फैसले हेड ऑफिस लेता है और वो हेड ऑफिस को हक देना चाहिए कि वो जो आईटीसी उसके पास जमा हो गया है वो किसी को दे पाए, यानी कि जिन ऑफिसेस के लिए वो काम कर रहा है उनको दे पाए। तो ये आईएसडी लोग क्या करते हैं? अच्छा, याद रहे मैं सिम रजिस्ट्रेशन की बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं बात कर रहा हूँ कि एक्स कंपनी ने अपना आईटीसी वाई कंपनी को दे दिया। अगर एक्स कंपनी को वाई कंपनी को देना है तो अपने जैसे ऊपर सीखा था कि क्या वो मर्जर डीमर्जर कुछ हो रहा है, क्या उससे करना है तो अलग बात है। नॉर्मल सिचुएशन में कोई बंदा अपनी मर्जी से, सुनना मेरे पास ज़्यादा आईटीसी है, उसको दूसरे को दे देना, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। आप सिर्फ अपने ही ग्रुप में, अपने ही सेम पैन नंबर के रजिस्ट्रेशन पे ट्रांसफ़र कर सकते हो। ऐसे अगर सब कुछ ट्रांसफ़र होने लगा तो फिर तो आप जैसे लोग जो सीए भी बन रहे हैं वो भी, आप भी कह दोगे कि एक बंदा जिसको 800 में से 600 मार्क्स आ रहे हैं और समझो किसी को 395 आ रहे हैं, 5 मार्क कम पड़े। ऐसा हो सकता है क्या कि जिसके पास 600 आए वो बोलते हैं मेरे पास एक्स्ट्रा है, 5 मार्क्स उसको दे दो? ऐसा होता है क्या? नहीं होता। लेकिन अगर मैं खुद अपने ही रिजल्ट की बात करूं तो मैं अपने ही मार्क्स को एडजस्ट करके सेट ऑफ अपन करते हैं बोथ ग्रुप के मार्क्स के अंदर, वो ठीक है। बट किसी और से मार्क्स मांग सकते हैं क्या? नहीं। सेम चीज़ें यहाँ पे एप्लीकेबल है। तो ये था आईएसडी का मोटा माटी मतलब। आगे देखो। अच्छा, अभी जो मैंने कहा ना, आईएसडी इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन अ सेपरेट रजिस्ट्रेशन इवन दो इट मे बी सेपरेटली रजिस्टर्ड, द थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ रजिस्ट्रेशन इज नॉट एप्लीकेबल टू आईएसडी। ये क्या है? मेरे को ना आईएसडी के लिए एक सेपरेट आईएसडी नंबर लेना पड़ता है।
सपोज़ करो मैं मुंबई हूँ, मैं मुंबई ब्रांच मेरी है, मुंबई हेड ऑफिस मेरी है, ये मेरी हेड ऑफिस है, हम यहाँ से माल बेचते भी हैं, लेकिन हम हमारी सारी कंट्री की ब्रांच के लिए माल यहीं से खरीदते हैं। तो मेरा जो रेगुलर जीएसटी नंबर होगा ना वो तो सेपरेट चलेगा, मैं रेगुलर जीएसटी नंबर से अपनी दूसरी ब्रांचेस को आईटीसी ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। व्हाट आई नीड टू डू, आई नीड टू अप्लाई टू डिपार्टमेंट फॉर अ सेपरेट आईएसडी रजिस्ट्रेशन नंबर, जहाँ पे मुझे अथॉरिटी मिलती है, एक सेपरेट पोर्टल मिलता है जहाँ पे मैं दूसरे रजिस्ट्रेशन को वो आईटीसी ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। तो याद रहे, ये मिथ में मत रहना कि रेगुलर वाले नंबर से हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, नहीं, आपको आईएसडी नंबर लेना होगा सेपरेटली। अच्छा सर, मैं रेगुलर सपोज मुंबई ब्रांच हूँ, मेरा टर्नओवर तो बहुत छोटा है और मैं लिमिट क्रॉस ही नहीं कर रहा, लिमिट एप्लीकेबल नहीं है आईएसडी के ऊपर। अगर आपको हेड ऑफिस बन के या हेड ऑफिस नहीं भी हो, एक आईएसडी बन के आपको दूसरों को आईटीसी बांटना है, अपने ग्रुप को आईटीसी बांटना है, तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा आईएसडी की तरह, भले आपका नॉर्मल नंबर हो या ना हो, फ़र्क पड़ता नहीं है। कुछ और बातें पढ़ते हैं आईएसडी के बारे में। आई होप यू फाइंड दिस कॉन्सेप्ट इंटरेस्टिंग। Okay, ITC of input services is distributed only amongst those recipients to whom the input services are attributable। इसका क्या मतलब? अरे बहुत सिंपल सी कहानी है, मेरी 50 ब्रांच है, जान दो 50, मेरी 10 ब्रांच है 10 स्टेट के अंदर। मैंने कोई एक कैपिटल गुड्स लिया जो मैंने 4 ब्रांच को दिया, तो क्या मुझे 10 ब्रांच को आईटीसी ट्रांसफ़र करना चाहिए? आंसर इज़ नो। मैंने किसको दिया? 4 ब्रांच को दिया, तो उन 4 ब्रांच को ही आईटीसी उसका प्रोपोर्शनेटली ट्रांसफ़र करूँगा। सपोज़ करो कोई मेरी 2 ब्रांच है जो लीगल मैटर्स में फंसी हुई थी, तो मैंने किसी लीगल टीम को हायर किया और वहाँ पे सपोज़ मेरा आईटीसी वहाँ पे जमा हो रहा है, तो क्या वो जो लीगल टीम का जो खर्चा, जो एम्प्लॉयज़ का जो खर्चा, जो भी खर्चा हुआ आईटीसी वगैरह का, जो भी खर्चा आईटीसी में, क्या वो आईटीसी सबको मिलना चाहिए, सारी ब्रांच को? नहीं, सिर्फ 2 ब्रांच को। तो मैं सिर्फ वो 2 ब्रांच के 2 नंबर पे ही ट्रांसफ़र करूँगा आईटीसी। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट पॉइंट, आईटीसी इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग्स्ट द ऑपरेशनल यूनिट्स ओनली। ये देखो इंपॉर्टेंट बात है, ऑपरेशनल यूनिट्स को ही ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मेरी 10 ब्रांच है, 2 ब्रांच में तो ऑफिस में लाइट भी नहीं चलता है, बल्ब भी चालू नहीं है, सब बंद पड़ा है, ऑफिस गेट पे ताला लगा हुआ है, कैन आई ट्रांसफर आईटीसी? आंसर इज नो। अरे जब बिजनेस ही नहीं हो रहा है तो क्या आईटीसी खेल रहा है क्या? नेक्स्ट, एंड किस रेशियो में ट्रांसफर करना है? इन द रेशियो ऑफ टर्नओवर, टर्नओवर के रेशियो में ट्रांसफर करना है, ठीक है? या फिर जो बेटर चीज़ मिलती है, बट मोस्टली टर्नओवर के बेसिस पे ट्रांसफर किया जाता है। एंड इन द रेशियो ऑफ टर्नओवर इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी ऑफ द रेसिपिएंट ड्यूरिंग द रिलेवेंट पीरियड। मतलब जिस महीने का काम है, सपोज अब जो 4 ब्रांच की बात कर रहे थे वो अगस्त महीने का काम है, तो वो अगस्त मंथ के ही टर्नओवर के बेसिस पे डिवाइड कर देंगे। To the aggregate of turnover of all the recipients during the relevant period to whom input service being distributed is attributable। याद रहे इस टर्नओवर के अंदर टैक्सेबल एज वेल नॉन टैक्सेबल सारे टर्नओवर आएंगे, क्योंकि हम बस एक रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे हिस्सेदारी नहीं करेंगे। बट क्या नहीं आएगा? कोई सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, स्टेट एक्साइज ड्यूटी या वैट या सीएसटी, ये सब टैक्सेस वैक्सेस नहीं आएंगे बाबा, बाकी सब चीज़ टर्नओवर में आ जाएगी। नेक्स्ट क्या है? रिलेवेंट पीरियड मतलब क्या? रिलेवेंट पीरियड म्हणजे काय? इज प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर और लास्ट क्वार्टर प्रायर टू द मंथ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फॉर विच टर्नओवर ऑफ ऑल द रिसिपिएंट इज अवेलेबल। सिंपल सी कहानी है ना, अगर मेरे किसी मंथ का मैं ट्रांसफर करना चाह रहा हूँ, अगर मेरे पास में सारे टर्नओवर अवेलेबल ही नहीं है, हो सकता है उस ब्रांच ने टर्नओवर ही नहीं किया उस महीने, तो थोड़ी मैं उसको डिवाइड कर पाऊँगा। तो सिंपल है कि या तो लास्ट क्वार्टर हुआ उसका, या रिलेवेंट पीरियड हो सकता है लास्ट फाइनेंशियल ईयर, जिसमें सबका अवेलेबल हो। डिस्ट्रीब्यूटेड आईटीसी शुड नॉट एक्सीड द क्रेडिट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। सिंपल सी कहानी ना, मेरे पास 100 रुपये का क्रेडिट था आईएसडी के पास, तो क्या मैं 110 का क्रेडिट पास कर सकता हूँ? कॉमन सेंस नहीं कर सकता, 100 का करूँगा। Next, ISD issued should issue an ISD invoice for distributing ITC।
It should be clearly indicated in such invoice that it is used only for distribution of ITC. देखो पोर्टल पे तो फाइल करना ही पड़ेगा, लेकिन आईएसडी की एक जिम्मेदारी और क्या है कि भाई तू एक डॉक्यूमेंट बना जिसको हम क्या बोलेंगे, आईएसडी इनवॉइस। उस इनवॉइस, उस डॉक्यूमेंट के जरिए अपना आईटीसी ट्रांसफर करें अपने ब्रांचेस को, ताकि उन ब्रांचेस के पास भी तो प्रूफ रहे, फाइलिंग रहे, डॉक्यूमेंटेशन रहे कि आईटीसी कहाँ से आ रहा है। कल को अगर देखो आपको पता है, हम आगे पढ़ेंगे, डिपार्टमेंट में ऑफिसर्स के पास राइट है कि वो किसी भी रजिस्टर्ड ऑफिस पे पहुंच सकते हैं डॉक्यूमेंट्स मांगने के लिए कि दिखाओ डॉक्यूमेंट्स तुम्हारे कहाँ से आ रहे हैं। उस टाइम पे जाके ऑफिसर वहाँ पे बोल सकता है कि बॉस ये तो आईटीसी कहाँ से लिया, एक 10 लाख रुपये का आईटीसी, ये तो तेरे पास बिल्स ही नहीं है परचेज के। वो बोलेगा वो मेरे को मेरे हेड ऑफिस ने, आईएसडी ने दिया, निखिल सर ने पढ़ाया नहीं था आपको आईएसडी ऐसा ऐसा होता है। ऑफिसर बोलेगा अबे लल्लू तेरे पास कोई डॉक्यूमेंट है क्या, कौन मुंबई, आप फ़ोन करके पूछते ना हेड ऑफिस में, मैं उन्हीं ने मेरे को दिया है। तो अरे भाई ऐसे नहीं होता है, कुछ डॉक्यूमेंट होगा ना। तो उसके दूसरा बंदा जो अपना स्टूडेंट था उसने बताया सर वो आईएसडी इनवॉइस देखो वहाँ से मिला था, वो दिखा दो उसको। ठीक है, सिंपल समझ में आ रहा, लॉजिक समझ में आना चाहिए कि वो डॉक्यूमेंट की ज़रूरत क्यों है। ये तो ऑफिसर बजा देगा तुम्हारी है। और आईटीसी लेना बिना आईटीसी होवे या गुड्स होवे या बिल होवे क्राइम है, ऑफेंस है, सज़ा अच्छी है। ओके, द आईएसडी नीड्स, अच्छा इसके ऊपर ना मैंने एक स्टार मार्क भी किया है, मैं ये स्टार मार्क भी बता ही देता हूँ। ये मैंने यहाँ पे किया है, अब मैंने ऊपर स्टार मार्क को लिखा है नोट बना के। ITC अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन इन अ मंथ इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द सेम मंथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। अब ये सब चीज़ें मैं कहाँ से ला रहा हूँ, जस्ट बिकॉज ITC हम लोग यहाँ समरी वाले पार्ट से पढ़ रहे हैं, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो समरी में कवर्ड नहीं है, तो मैंने वो ऊपर से वो सारे पार्ट्स कवर करने के लिए यहाँ पे मैंने समरी में ही वो चीज़ें यहाँ वहाँ घुसा दी है ताकि वो सब कवर हो जाए और ये समरी एक फुल फ्लैज समरी बन जाए समझने और याद करने और रिवाइज करने के हिसाब से। तो ITC, अब सिंपल सी कहानी, सपोज मैं अप्रैल मंथ की हूँ और अगर अप्रैल में जितना भी ITC आया है ISD के पास में उसको उसी मंथ ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। या ऐसा नहीं जमा करके रखा जब मेरा मन होगा तब ट्रांसफ़र करना, ऐसा नहीं होता बाबा। अच्छा सेम मंथ में नहीं किया ट्रांसफ़र, भूल गया तो भूल जा, तू भूल गया ना, पर डिपार्टमेंट क्या बोल रहा है, तू एक बार भूल गया तो भूल ही जा, अब एक काम कर। ठीक है, याद रखना, ये सब MCQ वाला पार्ट बन सकता है। कंटिन्यू करते हैं। The ISD needs to issue an ISD credit note for reduction in credit if the distributed credit gets reduced for any reason। हो सकता है कोई रिटर्न हो गया हो, कोई परचेज रिटर्न हो गया हो, है ना, डेबिट नोट्स कहीं से वहाँ पे चले गए हो, तो इन शॉर्ट इन दैट केस मुझे क्या करना पड़ेगा, जब एज एन ISD मेरा ही क्रेडिट सामने से कम हो गया तो जो मैंने पास कर दिया था पिछले महीने मुझे उसको भी रिवर्स करवाना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, मैं क्रेडिट नोट इशू करके उनको भी रिवर्स करवा दूँगा। ठीक है, अच्छा वाइस वर्सा फॉर डेबिट नोट्स, वहाँ पे क्या होगा, एडिशनल क्रेडिट मिल जाएगा, तो कोई सिंपल दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा एडिशन हो या रिडक्शन हो, टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड सेम एज डिस्ट्रीब्यूटेड ओरिजिनली, जैसे पहले जिस अमाउंट के हिसाब से दिया था क्रेडिट उसी अमाउंट के हिसाब से डेबिट देंगे या रिवर्स करेंगे। नेक्स्ट, ITC अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन इन अ मंथ इज टू डिस्ट्रीब्यूटेड इन द सेम मंथ। यहाँ पे भी लिख दिया गया है, तो हालांकि ये पॉइंट ठीक है, आप अलग से भी कवर कर दिया, हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डिटेल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रेडिट एंड ऑल ISD इनवॉइसेस शुड बी फर्निश्ड बाय ISD इन मंथली GSTR 6 विद इन 13 डेज। देखो ये अलग ही एकदम है, अतरंगी है, 13 डेज आफ्टर द एंड ऑफ द मंथ। अरे भाई 13 दिन के अंदर 13 दिन के अंदर क्या करना पड़ेगा, GSTR 6 भरना पड़ेगा और कहानी ख़त्म करनी पड़ेगी। ठीक है, अच्छा हालांकि ये 13 दिन जो है नोटिफिकेशन गवर्नमेंट का आता रहता है, बार बार ये पीरियड चेंज होता रहता है, तो ये 13 दिन को इतना इंपॉर्टेंस देना सही नहीं है, बट मतलब समझ में आना चाहिए कि किस रिटर्न को भर के इनपुट ट्रांसफ़र किया जाता है। नेक्स्ट, if the ISD has distributed excess credit to any recipient, the excess will be recovered from the recipient with interest as if it was tax not paid। देखो सिंपल कहानी, मैं ISD हूँ, मुझे मेरी गुजरात की ब्रांच को
100 रुपये का क्रेडिट ट्रांसफ़र करना चाहिए था गुजरात की ब्रांच को, मैंने ना गलती से 110 दे दिया उसको। मैंने गलती की सो की, वो मेरी ब्रांच को अक्ल नहीं है क्या? वहाँ पे वहाँ का अकाउंट्स टीम नहीं बैठा है क्या? तो को डिपार्टमेंट इज सो मच शाना। पहले तो आईएसडी को मना कर दिया, एक्स्ट्रा दिया ना तो नहीं चलेगा, चलेगा नहीं। लेकिन फिर डिपार्टमेंट को समझ में आया, लॉ मेकर्स को समझ में आया कि आईएसडी तो वो भी बन सकता है जिसका नॉर्मल जीएसटी नंबर है ही नहीं। डिपार्टमेंट नॉर्मल जीएसटी नंबर वाले से तो रिकवरी कर सकता है, आईएसडी से रिकवरी कैसे करेगा? आईएसडी तो कुछ माल बेचता ही नहीं है, तो रिकवरी कैसे करेगा? तो सिंपल मैंने क्या बोला, आईएसडी अगर 100 भेजना चाहिए था 110 भेज दिया, 10 रुपये एक्स्ट्रा भेज दिया ना, तो 10 रुपये एक्स्ट्रा मांगने हम आईएसडी के पास नहीं आएंगे। वो 10 रुपये एक्स्ट्रा मिल गया ना, उसके पास से रिकवरी करेंगे इंटरेस्ट के साथ में। इसका मतलब अगर आप आईएसडी से इनपुट ले रहे हो तो आप भी सतर्क रहो कि एक्स्ट्रा तो नहीं आ गया तो आने तो आप क्लेम मत करो, वरना वो ऑफिसर बाबू आएंगे और आपसे पैसा लेके जाएंगे 18% ब्याज के साथ में। समझियो कि नहीं? ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक नोट लिखा है, देखो ध्यान से। आईएसडी क्रेडिट कर देता है, जो भी आईएसडी है, हेड ऑफिसर जो भी है, वो आईएसडी अपना आईटीसी क्रेडिट कर देगा टू रिस्पेक्टिव यूनिट या ब्रांच या ऑफिस, इररिस्पेक्टिव कि वो कंसर्न यूनिट, ब्रांच या ऑफिस टैक्सेबल गुड्स में इन्वॉल्व है या एग्जेम्प्ट में। देखो हमने नॉर्मली सीखा था एग्जेम्प्ट गुड्स में इन्वॉल्व होता है उसको आईटीसी नहीं मिलता है। आईएसडी इतना दिमाग नहीं लगाएगा रे बाबा कि ये वाला एलिजिबल क्रेडिट है क्या, ये इनएलिजिबल है क्या, ये ब्लॉक्ड है क्या, ये मैं ट्रांसफ़र नहीं करूँ क्या, इतना सब दिमाग नहीं लगाएगा आईएसडी। इसका मतलब याद है अपने देखा था कि 13 से कम वाला कैपेसिटी वाला कार हुआ पर्सन का, उसका आईटीसी नहीं मिलता है। अब अगर वो कार 2 ब्रांच ऑफिस के लिए लिया गया ट्रांसपोर्ट करने के लिए, कुछ भी करने के लिए, तो उसका अगर क्रेडिट है समझो 1.5 लाख रुपए का, तो एज एन हेड ऑफिस वो क्या करेगा, उस 2 ब्रांच में 1.5 लाख का आईटीसी उनका टर्नओवर में बांट देगा, तो उनके 2A में दिख जाएगा हाँ हमको आईटीसी आया उस कार का। अब वो उनकी जिम्मेदारी है कि वो एलिजिबल है इनएलिजिबल है। अगर वो इनएलिजिबल है तो क्लेम ना करो, एलिजिबल है तो क्लेम कर लो। अच्छा, हो सकता है प्रॉपर एलिजिबल वाला ही आईटीसी हो, लेकिन सामने वाली ब्रांच एग्जेम्प्ट गुड्स में डील करती हो, एग्जेम्प्ट में डील करने वाले को मिलता है आईटीसी? नहीं मिलता है, तो 2A में तो आ जाएगा आईएसडी की वजह से। लेकिन डिपार्टमेंट ने क्या बोला भाई तू सतर्क रहे, मत क्लेम कर। सिर्फ वो आईएसडी ने दिया, आईएसडी तेल लेने गया, आईएसडी क्या करेगा? आईएसडी का जिम्मेदारी क्या है? जैसे ही इनपुट आया बांट दो, इनपुट आया बांट दो। जिसको बांटा है वो देखो वो तुम्हारे औकात का या तुम्हारे अंदर समा सकता है, ऐसा है कि नहीं? देखो इसलिए यहाँ पे लिख दिया मैंने, आईएसडी तो क्रेडिट पास कर देता है, अब कंसर्न ऑफिस पे है, इफ नॉट एप्लीकेबल तो उसको वो अपने हिसाब से क्रेडिट ले ना ले एज पर एप्लीकेबल प्रोविजंस। मतलब आईएसडी को पूरा जीएसटी लॉ आए ना आए, रिसिपिएंट को पूरा जीएसटी लॉ आना चाहिए। आईएसडी वाले के पास अपना सीए हो ना हो फर्क नहीं पड़ता, रिसिपिएंट के पास अपना सीए होना चाहिए। समझियो कि नहीं? अच्छा, ये था लास्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट आईटीसी का। उसके बाद का जो ये वाला पार्ट है ना, जो भी बच्चे थोड़ा बहुत 1-2 रिटर्न्स भी भरे हैं ना, वो इन चीज़ों को जानते हैं। क्या है ये? यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी। जो आईटीसी है आपका, यूटिलाइज किस प्रकार से करते हैं उसको, वो यहाँ पे बताया गया। यूटिलाइज कैसे करते हैं? सबसे पहले जो भी आपके आईटीसी में 3 चीज़ हो सकती है, या तो आईजीएसटी, या तो सीजीएसटी, या तो एसजीएसटी। जो आपका आईटीसी में आईजीएसटी जमा है, आप क्या करोगे? सॉरी, हाँ, जो आपका आईटीसी जमा है आप क्या करोगे? वो आईटीसी या तो सीजीएसटी भरने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, या तो एसजीएसटी भरने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन याद रहे पहले क्या भरोगे उससे? आईजीएसटी। उसके बाद सी या एस आपका जिस ऑर्डर में यूज़ करने का मन हो, जिस प्रपोर्शन में मन हो, अपनी मर्जी मुताबिक उस आईजीएसटी को यूज़ कर सकते हो अपने आउटपुट टैक्स का पेमेंट करने के लिए। अच्छा, इससे क्या होगा?
IGST का ITC क्या हो जाएगा, नील हो जाएगा। याद रहे एज पर न्यू रूल्स, जब तक आपका IGST का ITC नील नहीं होता आप दूसरे वाले कोई भी इनपुट क्लेम यूज़ नहीं कर सकते पेमेंट करने के लिए। इन शॉर्ट आपका IGST जितना भी है पूरा ख़त्म होना चाहिए, उसके बाद ही बाकी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो। ये चीज़ें हम लोग जो क्वेश्चन सेशंस करने वाले हैं उसमें डिटेल में समझेंगे, यहाँ तो बस एक थियोरेटिकल वे में समझ रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, ITC ऑफ CGST, क्या करोगे उसका, पहला तो सिंपल CGST से CGST भरोगे, और फिर भी पैसा बच गया तो क्या भरोगे, IGST भर दोगे। SGST अब क्या करोगे, पहला SGST भर दो और बच गया तो क्या कर दो, IGST भर दो। लेकिन कब, ओनली व्हेन ITC ऑफ CGST इज नील। इसका मतलब क्या निकलता है, मेरे पास 10 लाख का SGST बच गया है, मेरे को SGST पेएबल आ रहा है 4 लाख का, तो 4 लाख भर दिया, 6 लाख अभी भी बच रहा है SGST। अब वो 6 लाख SGST बच रहा है, मेरे को IGST भी भरना था कुछ और, तो वो 6 लाख क्या मैं IGST का आउटपुट टैक्स के लिए यूज़ कर सकता हूँ, आंसर इज यस यूज़ करता हूँ, लेकिन ओनली ऐसे तब कर सकता हूँ जब CGST ख़त्म हो गया हो। अगर CGST में बैलेंस है तो CGST को यूज़ करूँगा पहले IGST भरने के लिए, और फिर बच गया तो SGST यूज़ करूँगा। ये सब किया गया है स्टेट गवर्नमेंट्स की मस्तियों की वजह से, वो नहीं चाहते अपना रेवेन्यू बाहर जाए, तो स्टेट वाले चाहते हैं हमारा स्टेट वाला जमा रहे, सेंट्रल वाला खर्चा होता है, उनको फ़र्क नहीं पड़ता। अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस C के अगेंस्ट S और S के अगेंस्ट C इस्तेमाल हो सकता नहीं है, और जहाँ जहाँ मैंने S कहा वो S भी हो सकता है और UTGST हो सकता है, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, सो दैट्स इट, दिस वाज एवरीथिंग कनेक्टेड टू योर ITC। मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं पूरा ITC कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में कवर करवा पाऊँ, जहाँ जो नहीं था वो भी लिखवा पाऊँ। इन केस कहीं कोई पॉइंट छूट जाता है या आपको लगता है किसी एक पॉइंट पे और क्लैरिफिकेशन चाहिए, कोई भी स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकता है, या फिर गूगल फॉर्म का लिंक है वहाँ पे जाके भी फॉर्म भर सकता है। हमारी टीम आपको कॉल करेगी फॉर श्योर, एंड उसके बाद उसके बेसिस पे आप जब चाहो आपका वो चीज़ें सॉर्ट हो सकती हैं। एंड एज सुन एज पॉसिबल, अगर ज़्यादा बड़ा क्वेरी रहा तो एक शॉर्ट वीडियो बना के हम डाल सकते हैं कि इसका ये क्लैरिफिकेशन हो सकता है। सो आज के लिए इतना ही, अगले क्लास में मिलेंगे नए चैप्टर के साथ पे, और उसके बीच में जब बीच में टाइमिंग सेट हो पाएगा हम लोग इसके क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब्बा खैर, अलविदा। ध्यान रखिए अपना भी, अपने माँ बाप का भी, अपने पड़ोसियों का भी। बाय बाय।